चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट वाला किया है किसी ने। A mass capital M is split into two parts, small m and capital M minus small m, which are then separated by a certain distance. What ratio of m by m maximizes the gravitational force between the two parts? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, याद है किसी को? किस टॉपिक में किया था? बोलो। ये वाला किया है किसी ने? अरे जिसने नहीं करा है बता तो दो कम से कम। श्वेता कैसे करेंगे इसे बताओ। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे सर। मतलब एक मास m है और हम्म, दूसरा m-m है। हाँ फिर। और फिर फोर्स बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैक्सिमा के लिए df, मतलब जो उनका डिफरेंशिएशन होना चाहिए फोर्स का वो 0 होना चाहिए। हम्म। और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, gm और आर स्क्वायर कांस्टेंट है। हम्म। फिर m/m हमारा मतलब 1/2। ठीक है। और इससे पहले वाला देखो, जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था ना, वो सभी आप लोग क्या करोगे, उसे सॉल्व करके मेरे को उसका फोटो भेजोगे, ठीक है? ताकि मैं भी देख लूं भाई किस किसने किया है किसने नहीं किया है। तो जो 34th नंबर का क्वेश्चन जो था, जिसमें 4 पॉइंट मासेस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे थे, उसका आंसर जिसका 0 आ रहा है, ठीक है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन भेजोगे मेरे को कि 0 कैसे आ रहा है। ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि भाई एक मास कैपिटल एम है और उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल एम हो गया और जो दूसरा बचा यहाँ पे वो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो गया। मान लो एक 5 था, तो एक दो हो गया उसमें से, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा कि भाई हम क्या m बाई एम का रेशियो रखें, स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो रखें, जिससे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच का मैक्सिमम हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है। तो जी, ये हो गया। m1 क्या है, आपने स्मॉल m ले लिया, और m2 यानी कि कैपिटल M माइनस स्मॉल m ले लिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दिया। हमने मान लिया कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या आर स्क्वायर है। अब किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालनी होती है, तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवाया था कि उसको जो है आप क्या कर दो, उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के बराबर कर दो। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है, आप स्मॉल m के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है? क्योंकि जब आप मासेस को तोड़ रहे हो, आपको रेशियो किसका चाहिए, मास का चाहिए। ठीक है। अब उसमें से स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में आप इसलिए करोगे बिकॉज स्मॉल एम की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मतलब स्मॉल एम के टर्म्स में आएगी, एंड उससे फिर आपको कैपिटल एम में से जब स्मॉल एम माइनस करोगे, तो लाइक आपको दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर मतलब डिपेंड करेगा वो स्मॉल एम पे करेगा, क्योंकि कैपिटल एम से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो, तो कैपिटल एम से अगर करोगे तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे हमें कैसे पता लगेगा कि टुकड़ा जब टूटने के बाद छोटा वाला मास एम बना वो कितना बना था। तो जो डिवाइड होने के बाद आपको मास स्मॉल एम मिल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे और इसको 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है। तो ये हो गया फिर डी बाई डी एम ऑफ जी कैपिटल एम, सॉरी जी स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम m के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल m के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है स्मॉल m को छोड़ के बाकी कुछ भी जो इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैपिटल G जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब मेरे पास अंदर क्या बचा, d, और उसके बाद d बाई डी एम। ठीक है। फिर अंदर क्या बचा यहाँ पे, स्मॉल m बचा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बचा।
ये हो गया 0 के बराबर। अब ये जो पूरी क्वांटिटी आपको इधर जो दिख रही है ये आप डाल दोगे उधर 0 में, ठीक है। तो वो चला गया 0 में। फिर आपके पास क्या बचा, डी बाई डी एम ऑफ एम इंटू कैपिटल एम कर लेता हूं मैं इस तरीके से, और इसको मैं कर देता हूं एम स्क्वायर, ये हो गया 0 के बराबर। तो डी बाई डी एम ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, माइनस डी बाई डी एम ऑफ एम सर स्क्वायर। ये df बाई dm जीरो कैसे होगा? क्या चीज? सर ये df बाई dm जीरो कैसे में होगा? ये 0 इसलिए होगा क्योंकि भाई ऐसा है, मान लो हम ये बोल रहे हैं ना कि हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है सो दैट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जब भी हमें किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एंड उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको 0 के बराबर रख देते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि लाइक आप उसको तोड़ नहीं रहे हो, मतलब जितनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आप उस पर चले जा रहे हो। अगर मान लो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते भी हो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो वो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहोगे तो वो होगा नहीं। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो और वो होगा नहीं, यानी कि डीएफ बाई डीएम की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपको यस कोई सर। भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी केस में मिलता है जहां पे आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो आपके दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि भाई हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है ये कैसे पता लगेगा, जिसके बारे में उसने पूछा है कि भाई हम इस वैल्यू को कहां तक पहुंचा दें कि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाए, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना मतलब कि ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है हमें। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है वो मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा जो नीचे है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब ये हो गया, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल एम जो है वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैपिटल एम जो मास है वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो अब ये आपके पास क्या बचा, डीएम बाय डीएम बचा, और ये आपके पास क्या बचा, डी बाई डी एम ऑफ एम स्क्वायर जब करोगे तो ये आपके पास आ गया 2m के बराबर, और ये हो गया आपका 0। तो डीएम बाई डीएम कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि m माइनस 2m इज इक्वल टू 0 आ गया। तो m इज इक्वल टू 2m के बराबर आ गया, यानी कि आपको किसका रेशियो निकालना था, m बाई m का निकालना था ना, स्मॉल m बाई कैपिटल M का निकालना है, किसका निकालना है, एम स्मॉल m बाई कैपिटल M निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल m बाई कैपिटल M अगर आप निकालते हो तो m को आप उधर ले गए, यानी कि 2 जो है डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1:2 या 1/2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था मैक्सिमम वैल्यू का, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से टॉपिक में किया था, पता नहीं टॉर्क वाले में किया था या किस में किया था। ठीक है, सभी को आगे समझ ये वाला? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड स्मॉल एम एंड 5 स्मॉल एम, ठीक है, एंड रेडियस आर एंड radii r and 2r are released in free space with initial separation between their center equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by smaller body before collision is, ठीक है। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, एंड काफी सही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये वाला किया है किसी ने? ठीक है, तो वैसे तो ये मतलब काफी वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। और आपको ये पता भी होगा कि भाई 2015 का जो पेपर आया था ना नीट का, वो काफी अच्छे लेवल का था, 2015 का और 16 का। मतलब ये जेई के लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। चलो कर लो इसे, ठीक है।
इसे कर लेते हैं। और कॉन्सेप्ट्स भी इससे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इसे। तो आपसे ये बोला गया है कि दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनका मास स्मॉल m और 5m है और रेडियाई उनकी r और 2r है। ठीक है, तो मैं ये बना लेता हूं पहले। एक ये हो गया। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास दो स्फेयर्स हो गए और इसमें से एक की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और यहाँ पर जो दूसरे वाले की रेडियस है वो है 2r। ठीक है, इसका मास पहले वाले का m है और इसका जो है 5m है। तो आपसे ये बोला गया है कि two spherical bodies of masses m and 5m radiate r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r। ठीक है, तो पहले जो इनिशियल सेपरेशन था इनके सेंटर के बीच में वो था 12r के बराबर। ठीक है, तो मतलब इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा, तो यहां से लेके यहां तक ये 12r था आपका पहले। ठीक है, तो ये 12r का डिस्टेंस था इनके सेंटर के बीच में जब इनको स्पेस में छोड़ा गया था। और ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो डिस्टेंस कितना होगा जो स्मॉलर बॉडी कवर करेगी कोलिजन से ठीक पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टाइम भी जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वगैरह भी देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी है कि ये वाला जो है 2r है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मतलब इसकी रेडियस 2r है और ये आपका r हो गया। तो अगर आप इनका सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस निकालो मतलब, ठीक है, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो मतलब यहां से लेके यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा 12r में से एक r आप ये माइनस कर दोगे और 2r आप वो माइनस कर दोगे, यानी कि आपके पास ये कितना बचेगा 9r के बराबर बचेगा। तो पहली चीज तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा। लाइक आगे जो भी मूवमेंट होगा वो 9r डिस्टेंस को कवर करने के लिए होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कंडीशन मान रहे हैं कि लेट बोथ स्फीयर्स कोलाइडेड पॉइंट ए। ठीक है, हमने लाइक यहाँ पर बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया है। मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट ए पर मान रहा हूँ कि ये आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर टाइम t1, आफ्टर टाइम t, और x1 जो है वो डिस्टेंस होगा आपका 9r। कैसे आया, अरे इनके सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है कितना है 12r है। ठीक है, अब 12r में से आपने ये वाला 2r माइनस कर दिया, कितना बचा 10r बचा, और एक r ये था 10r में से एक r ये वाला माइनस कर दिया तो कितना बचा बीच का सरफेस से लेके सरफेस 9r तो बचेगा। अब आ गया समझ। ठीक है, तो ये 9r हो गया। ठीक है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि भाई जो आपका ए पॉइंट पे जो ये आगे कोलाइड करेंगे और टाइम t हो जाएगा तब, और x1 जो है डिस्टेंस होगा बिगर स्फेयर का और x2 जो डिस्टेंस है वो होगा आपका किसका छोटे वाले स्फेयर का। ठीक है, तो हमने ये माना कि ये ए पॉइंट पे मतलब ये क्या है, अभी आपको ये बताया कि भाई इनको फ्री स्पेस में छोड़ दिया गया था और फिर ये आके कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने से पहले जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में होगा लाइक जिससे ये मूव कर पाएंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हमने ये दोनों स्फेयर्स कंसिडर कर लिए और हम ये मान रहे हैं कि ए वाला जो पॉइंट है वो इनका कोलिजन पॉइंट है, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई ए पॉइंट से जो ये बड़े वाले स्फेयर का डिस्टेंस है वो आपका x1 है। ठीक है, और छोटा वाला जो स्फेयर है उससे ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर x2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है। तो इसे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ये,
ठीक है, जब इनको फ्री स्पेस में छोड़ा गया है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसको देख लेते हैं दोबारा कि if they attract each other due to gravitational force only then the distance covered by the smaller body, यानी कि छोटी वाली बॉडी से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा वो कितना होगा वो आपको निकालना है। यानी कि क्या करा, इन दोनों स्फीयर को लिया और हमने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या है, इनके ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कितने के बराबर होगा, Gm1m2/r² के बराबर होगा। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो सेकंड पे लगा रहा है और सेकंड वाला जो फर्स्ट पे लगा रहा है, बस डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन का होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई छोटा वाला स्फीयर जो है जस्ट उसको टच करने से पहले पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि x2 की वैल्यू आपको निकालनी है। x2 हमने वो वैल्यू ली है, हमने पॉइंट ए को कोलिजन पॉइंट माना है जहां पे जाके ये दोनों आपस में टकराएंगे, और उस ए पॉइंट तक जो छोटे वाले स्फीयर है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो x2 किया होगा, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो x1 किया होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइम भी कंसिडर कर लेते हैं कि टाइम इस वाले पॉइंट पे आकर जो है टाइम यहाँ पर कितना हो चुका होगा, टी कंप्लीट हो चुका होगा जब ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर है, अगर किसी को भी कुछ यहाँ पर डाउट है तो पूछ लो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको एक एक चीज यहाँ पर और समझ आ जाएगी कि भाई ये जो x1 + x2 की वैल्यू है ये कितने के बराबर हो जाएगी, 9r के बराबर हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, x1 और x2 अगर आप देखोगे तो वो 9r के बराबर ही आपको दिख रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि x2 डिस्टेंस a पॉइंट तक कवर करने के लिए छोटा वाला स्फीयर आया कोलिजन पॉइंट तक, और x1 डिस्टेंस कवर करने के लिए बड़ा वाला स्फीयर आया a पॉइंट तक। तो x1 + x2 की वैल्यू कितनी, 9r। 9r क्या है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जब उनको रिलीज किया गया उससे जस्ट पहले। ठीक है, सरफेस टू सरफेस सेपरेशन जो है वो आपका 9r के बराबर है। तो यहाँ से x1 + x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे न्यूटन्स लॉ का यूज करते हुए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, F = G m1m2/r²। m1 की वैल्यू स्मॉल m ले लेते हैं, m2 की वैल्यू 5m ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको जो मासेस का यहाँ पर वो स्फीयर का जो मास दिया है वो m और 5m दिया है। ठीक है, तो ये m1 m2 हो गए अपॉन r²। तो r² जो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे, भाई डिस्टेंस तो हम सेंटर टू सेंटर लेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस कितना है, 12r के बराबर है, तो 12r का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, कैपिटल G, और ये m × m m² हो गया अपॉन 12r का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और r का स्क्वायर यानी कि r² हो गया। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिल गई है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला वाला जो दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा वाला जो पहले पे लगा रहा है, दोनों की वैल्यू ये सेम है। अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या, निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे बड़े वाले स्फीयर का a1, यानी कि हम जो है मैं इसको लिख भी लेता हूँ, पहला वाला जो स्फीयर है ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, सेकंड वाला जो स्फीयर है ये छोटा वाला स्फीयर है। तो फर्स्ट वाले स्फीयर का मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, जैसे कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है, तो वहां से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते तो क्या होती है, फोर्स अपॉन मास होती है। तो फोर्स अभी आपने देखा कितना था, ये ऊपर आपने कैलकुलेट करा है क्या है, 5G m² अपॉन 144r²। तो ये तो फोर्स हो गया अपॉन m, तो बड़े वाले मतलब a1 मतलब फर्स्ट वाला हमने किसको लिया, बड़े वाले को लिया, तो वहां पर इसका जो मास है कितना 5m है, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1/5m से। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो एक m से एक m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बाय 144r²। इसे मैंने इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। तो मैंने क्या करा, इसका एक्सेलरेशन जो है बड़े वाले स्फीयर का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं निकालूंगा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है बड़े वाले स्फीयर ने। तो डिस्टेंस जो बड़े वाले स्फीयर ने ट्रैवल किया था वो क्या था, x1 था। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बड़ा वाला स्फीयर जब कोलिजन पॉइंट ए तक मूव करके आ रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x1 कर रहा है। तो अब हम इस x1 की वैल्यू जो वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को एक बार फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा था
कि 2 spherical bodies of masses m and 5m and radii r and 2r are released in free space, ठीक है। तो रिलीज किया गया, इसका मतलब है कि लाइक इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये भी बोला गया है कि भाई इन पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो इक्वेशन होती है हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, उसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हम लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे तो भाई u तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्योंकि इनको रिलीज किया गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बाहर से फोर्स नहीं लगाया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी गई है, बस इनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये अपने खुद की जो ग्रेविटी की फील्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स की फील्ड है, उसमें आ जाते हैं, एंड उसकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है जो बड़े वाले स्फीयर ने कवर किया वो कितना है, x1 के बराबर है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut तो हमारा 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a1 हमारा एक्सेलरेशन है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हाफ इंटू a1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, कैपिटल G फिर स्मॉल m डिवाइडेड बाय 144 r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, और इसको जो है मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख लो 288 r स्क्वायर, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। तो ये मुझे मिल गई बड़े वाले स्फीयर का वो। अब मैं क्या करूंगा, छोटे वाले स्फीयर के केस में भी यही सारी चीजें करूंगा, ठीक है। छोटा वाला जो स्फीयर था उसके केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फोर्स तो उसका भी सेम है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले वाले स्फीयर पे जो दूसरे वाले की वजह से फोर्स लग रहा है वो प्लस, मतलब या फिर वो जो दूसरा वाला स्फीयर है उस पे जो पहले वाले स्फीयर की वजह से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों बराबर होंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। एक्सेलरेशन हमने फर्स्ट वाले का कैलकुलेट कर लिया था, अब हम छोटे वाले फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मास m2 हो जाएगा उसका, और फोर्स जो है, फोर्स अभी आपने जो कैलकुलेट करा था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है 5g m स्क्वायर अपॉन 144 r स्क्वायर, ठीक है। 5g m स्क्वायर अपॉन 144 r स्क्वायर इंटू 1 बाय स्मॉल m कर देंगे, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर का जो मास है वो क्या था, स्मॉल m था, ठीक है। ये देख लो, छोटे वाले स्फीयर का मास स्मॉल m। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक m से एक m कट गया, एंड उसके बाद क्या बचा, 5 कैपिटल G स्मॉल m, उसके बाद 144 कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें एक्सेलरेशन 2 की वैल्यू मिल गई, और इसे मैंने इक्वेशन 5 मान लिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, x2 डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने x1 निकाला था, तो x2 डिस्टेंस भी वैसे ही सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut क्या हो गया 0 हो गया, और हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी यानी कि एक्सेलरेशन 2 वाले लेंगे, और t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि भाई टाइम हमने t1 और t2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो भाई जब यहाँ पर कोलिजन होगा इन दोनों स्फीयर का, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इनमें बीच में लग रहा है, तो जब यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन का मतलब है कि जितने टाइम में छोटा वाला स्फीयर पॉइंट ए में पहुंचेगा उतने ही टाइम में जो है, उतने ही टाइम टी में जो है बड़ा वाला स्फीयर पॉइंट ए पे पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि देखो भाई, मतलब ये है कि जैसे एक कोई ट्रेन है, वो ट्रेन दिल्ली से चलती है, ठीक है, और दिल्ली से चलने के बाद मान लो दूसरी एक कोई ट्रेन है, वो मान लो जयपुर से चलती है, एंड बीच में वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर मिलते हैं, तो अगर वो बीच में कहीं पर किसी भी पॉइंट पर मिलेंगे तो भाई टाइम तो वहां पर सेम होगा ना। मान लो मैंने कह दिया कि भाई वो दोनों ट्रेन के जो ड्राइवर थे उन्होंने 2 घंटे बाद एक सेल्फी ली साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे बाद दोनों एक साथ मिले होंगे, यानी कि 2 घंटे उस ट्रेन को लगे होंगे जो दिल्ली से आ रही है बीच में उस पॉइंट पे जहां पे वो दोनों मिले होंगे, और 2 ही घंटे उस ट्रेन को लगे होंगे जो जयपुर से आ रही होगी, ठीक है, उसी के बाद तो मिलेंगे। इसका मतलब है कि टाइम यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो टाइम t1 t2 हम कंसीडर नहीं करेंगे, टाइम हमने t कंसीडर कर लिया क्योंकि वो सेम होगा। तो t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हमने मान लिया, इसलिए टाइम यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 2 की वैल्यू हमने निकाली है 5gm बाय 144 r स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5gm टी स्क्वायर अपॉन 288 r स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 6 मान लिया। अब मेरे पास दोनों के एक्सेलरेशन और वो सब चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, और किस वाले की, छोटे वाले स्फीयर की निकालनी थी। तो छोटे वाले का कितना था, x2 था, मतलब हमें ओवरऑल x2 की वैल्यू निकालनी थी। अब आप ये देखो, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी ये वाली,
इक्वेशन 1 जो ये वाली हमने लिखी थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r, इसको अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r, तो x1 की वैल्यू हम देख लेते हैं। x1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी आई थी, gmt स्क्वायर बाई 288 r स्क्वायर, gmt स्क्वायर बाई 288 r स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 5gmt स्क्वायर, 5gmt स्क्वायर अपॉन 288 r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 9r के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अब 9 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सेम है, राइट हैंड मतलब ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये दोनों सेम है। एक है जीएमटी स्क्वायर बाई 288 आर स्क्वायर और एक है आपका 5 जीएमटी स्क्वायर अपॉन 288 आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 जीएमटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 288 आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास 9r के बराबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए किसकी वैल्यू, भाई टाइम की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसने पूछा था कि लाइक मतलब पहले हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, जो x2 वाला डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 9r, ठीक है, इंटू 288 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6gmt स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद जो है, ठीक है, तो ये इतना मिल चुका है हमें, सॉरी टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी स्क्वायर तो उधर आ गया। तो टी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल गई 9r इंटू 288 r स्क्वायर अपॉन 6gm। अब ये जब हमें मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, जो x2 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी थी x2 वाली, ये थी हमारी इक्वेशन 6, ठीक है। वी हैव x2 इज इक्वल टू, तो x2 जो हमको मिला था इक्वेशन 6 में वो कितना मिला था, 5gmt स्क्वायर, 5gmt स्क्वायर अपॉन 288 r स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 5gm अपॉन 288 r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 9r इंटू 288 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6gm, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है हमारी टी स्क्वायर की। तो अब 288 r स्क्वायर से 288 r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, gm से gm कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा, क्या बचा यहाँ पर, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। तो x2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 5 3 जा 15 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x2 की जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, x2 की वैल्यू जो मिल गई वो कितनी मिल गई, 7.5R मिल गई, ठीक है। तो ये आपका वो वाला डिस्टेंस हो गया जो आपके बड़े वाले मतलब छोटे वाले स्फीयर ने मूव करा x2 ने। और x1 का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये पता है कि भाई x1 प्लस x2 इक्वल टू 9r के बराबर है, और x1 प्लस x2 की वैल्यू अभी हमने 7.5r निकाली इज इक्वल टू 9r, और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 7.5, यानी कि कितनी हो गई 1.5r, ठीक है। यानी कि बड़ा वाला जो स्फीयर है वो 1.5r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जो छोटा वाला स्फीयर है वो हमारा 7.5r डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटे वाले स्फीयर का हमें निकालना था, यानी कि 7.5r जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। काफी लोग चले गए हैं क्वेश्चन देखकर, तो बाकी जो बचे हैं अच्छी बात है। अब बताओ इसमें आपको क्या पूछना है, समझ आ गया नहीं आ गया, या क्या डाउट है आपको इसमें। और भाई यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार और कर लो खुद से,
ठीक है, क्योंकि देखने से खाली हम नहीं सीखते हैं, करने से सीखते हैं। ठीक है, स्विमिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो आप अगले दिन स्विम करना चालू कर दोगे, आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, और शाम को टेस्ट है, आपको पता ही होगा। तो पहले क्या करेंगे, वो एक क्लास और कर लेंगे उसमें, आज एक ही क्लास में वो खत्म हो जाएगा। एक दो टॉपिक और बचे हैं उस चैप्टर के केमिस्ट्री वाले के, उसके बाद आप टेस्ट करोगे। तो 5 बजे वो क्लास रहेगी एंड उसके बाद वही 5:45 से टेस्ट रहेगा, कल वाला शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉइंट मास स्मॉल m इज प्लेस्ड आउटसाइड अ hollow spherical shell of mass capital M and uniform density at a distance d from the center of the sphere as shown in the figure. Gravitational force on point mass m at p is, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये तो आसानी है। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा वही है, Gm1m2/r² वही लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेल अगर मान लो खाली भी है अंदर से, लेकिन फिर भी आप उसका जो मास जो काम कर रहा होगा वो उसके सेंटर पे ही काम कर रहा होगा, आपको ऐसा समझना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल M रेडियस r and uniform density on a point mass small m situated inside it is, कर लोगे ये, बताओ कितना होगा। सी होगा। अच्छा, बताइए फिर कैसे होगा श्वेता। श्वेता बताओ। क्योंकि हॉलो स्फीयर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ना सर अंदर, वो 0 होती है। ये किसने कहा है। कॉन्सेप्ट। वो तो चलो ठीक है, तुमने देख के आंसर कर लिया है। यस सर। तो देखो भाई, इसका आंसर सी होगा, 0। अब वो कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, लाइक ये आपको एक जो भी हॉलो क्या दिया है, स्फेरिकल शेल दिया है, और इसकी क्या दिया है, इसका मास m एंड कैपिटल R रेडियस है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कैपिटल R हो गई, मास इसका कैपिटल M हो गया, और यूनिफॉर्म डेंसिटी का यह बना हुआ है। और आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा ऑन अ पॉइंट मास m सिचुएटेड इनसाइड इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है या स्मॉल r रेडियस पे है, और ये पॉइंट P है आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पर क्या है, ये पॉइंट P है। तो अब इसका जो आंसर है वो 0 बेसिकली ऐसे होगा कि यहाँ पर क्या है कि मतलब ये जो पॉइंट P आप देख रहे हो, तो पॉइंट P पे जो हर जगह से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है,
जैसे कि ठीक है, इतना ही दिया है बस, और तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे चारों तरफ से क्या है, ये जो आपको क्या बोलते हैं, हॉलो स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, एंड रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर देखो कोई भी मास नहीं है, मतलब ये एक पतली सी शीट से बना हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। लाइक ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, पतली सी शीट से बना हुआ है, ये जो आपका पूरा स्फेरिकल शेल है। ठीक है, मान लो कि ये टीन की चादर से बना हुआ है ये स्फेरिकल शेल, एंड उसके बाद आपसे कोई भी पॉइंट यहाँ पर अंदर अगर पी कंसिडर कर लिया, तो पी पॉइंट पर बेसिकली होगा क्या, अगर मान लो आप इस पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो यहां से मतलब इधर के रीजन में क्या होगा, इसको एक पार्टिकल इधर से कोई खींच रहा होगा, इसको एक पार्टिकल इधर से कोई खींच रहा होगा, तो दोनों जब आपस में खींच रहे हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि बाकी जो और केसेस हैं, ठीक है, बाकी और क्या बोला इसने कि खाली पॉइंट पी बोला है ना, पॉइंट मास इसके अंदर रखा है ना। ठीक है, तो पॉइंट मास है, तो लाइक ये है कि जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी आप इसमें कैलकुलेट करोगे, तो उसका कोई ना कोई यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट वेक्टर भी बन रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल इसको यहां से खींच रहा है, तो अगर मान लो वो यहां से भी खींच रहा होगा, और उसके साथ साथ क्या है कि यहां से भी अगर कोई खींच रहा है ये इस वाले पार्टिकल को इधर से, तो यहां से भी खींच रहा होगा। तो जब अब यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे जब भी ये मतलब जो भी आपके वेक्टर बन रहे होंगे, उनका कोई ना कोई ऐसा ऑपोजिट वेक्टर होगा जो उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो लाइक ये एक तरीके की थ्योरी है, मतलब इसको आपको जो है आगे तक भी ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा ही होता है, हॉलो स्फेयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो वैसे यहाँ पर मास के केस में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, 0 होगा, जो किसी स्फेरिकल शेल के अंदर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज क्या होगा कि सारे के सारे वेक्टर आपस में उनका सम क्या होगा, रिजल्टेंट वो 0 हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कोई भी फोर्स वेक्टर का दूसरा एक फोर्स वेक्टर होगा जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे क्लास में केमिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे। ओके सर।